हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे उष्मा इंजन। पीछे वाली क्लास में हमने उष्मा गतिकी का प्रथम नियम पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उष्मा इंजन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जेईई और नीट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं इनके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उष्मा इंजन क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम समझेंगे कि उष्मा इंजन क्या होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक चक्रीय प्रक्रम पूरा करवाया जाता है। वह यह एक ऐसी युक्ति है, यह यहीं पे सीधे शॉर्ट में लिख देते हैं, वह जो उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो वापस से देखिएगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक चक्रीय प्रक्रम पूरा करवाया जाता है। यानी इसमें एक प्रक्रम होता है, वो प्रोसेस पूरी होती है, फिर से वही प्रोसेस चलने लग जाती है, वह प्रोसेस पूरी होती है, फिर से वही, ऐसे चलती रहती है। तो इससे एक चक्रीय प्रक्रम पूरा करवाया जाता है जो उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कुछ उष्मा लेती है और उसको कन्वर्ट करती है वर्क के अंदर, यानी ये कुछ ऊर्जा लेकर के उसको कार्य के अंदर जो है कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, कुछ हीट को लेकर के उसे मैकेनिकल वर्क के अंदर जो है कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये एक ऐसी युक्ति है उष्मा इंजन, हीट इंजन। ठीक है, तो इसका चित्र देखते हैं। ठीक है, इसके हम मुख्य पार्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर मुख्य पार्ट क्या होते हैं और इसकी एफिशिएंसी पढ़ेंगे, इसकी दक्षता पढ़ेंगे, वो सब सारे जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो तीनों भागों में हम इसके अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं उष्मा इंजन का जो चित्र है वो देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस देखते हैं, वरना पहले हम इसके मुख्य भाग देख लेते हैं, फिर हम इसका चित्र देखेंगे, क्योंकि मुख्य भाग के बिना आपको इमेज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो उष्मा इंजन के मुख्य भाग में पहला आता है स्रोत, इंग्लिश में कहते हैं सोर्स। दूसरा आता है आपका कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, यानी इंजन। और तीसरा आता है आपका सिंक, यानी एटमॉस्फेयर या परिवेश, आप कह सकते हैं परिवेश। ठीक है, ये तीन भाग होते हैं उष्मा इंजन के अंतर्गत। स्रोत से क्या होता है, स्रोत एक उच्च ताप यानी बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर T1 वाली और अनंत उष्माधारिता मतलब है इसमें कितनी भी इससे उष्मा ले लो ये कभी खत्म नहीं होती। तो ये एक T1 ताप व अनंत उष्माधारिता वाली वस्तु है जिससे Q1 उष्मा ली जाती है, यानी जिससे उष्मा ली जाती। ठीक है, ये जो Q1 और T1 है ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे उष्मा ली जाती है। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, यह एक ऐसा पदार्थ होता है इंजन के अंदर जो कार्य करता है, वही क्या कार्यकारी पदार्थ है। और सिंक क्या है, यह एक ऐसी अनंत उष्माधारिता वाली वस्तु है जिसको कार्य होने के बाद कुछ उष्मा दी जाती है या जिसके द्वारा उष्मा मुक्त की जाती है। ठीक है, इमेज से ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इमेज बनाते हैं। देखो, ये आपका हो गया T1 टेम्परेचर और ये आपका हो गया सोर्स। ठीक है, फिर ये आपका हो गया इंजन या कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, इंजन। और ये आपका हो गया T1 T2 टेम्परेचर और ये हो गया आपका सिंक। ठीक है, और अब देखो इसमें क्या होता है, ये सोर्स होता है। ठीक है, इससे कुछ टेम्परेचर लिया जाएगा, कुछ उष्मा इससे इधर दी जाएगी, फिर ये कुछ कार्य करेगा,
ये कुछ कार्य इधर कर देगा या नीचे कर देगा, कुछ भी कार्य कर देगा और फिर कार्य करने के बाद कुछ ऊष्मा परिवेश में जा दे देगा। ठीक है, मोटरसाइकिल के उदाहरण से समझेंगे हम कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं। तो ये सोर्स से Q1 ऊष्मा लेता है, Q1 हीट लेता है, कुछ कार्य संपादित करता है और वापस ऊष्मा दे देता है वातावरण को Q2। ठीक है, अब मोटरसाइकिल में देखिए कैसा होता है। जैसे हम सेल्फ मारते हैं तो कुछ उससे चिंगारियां उत्पन्न होती है, उस चिंगारियां उत्पन्न होती है तो जो पेट्रोल है, पेट्रोल जो है वो जलता है। ठीक है, पेट्रोल जो है वो जलता है। तो सेल्फ से जो हमने मारी उससे हमें चिंगारियां प्राप्त हुई, तो जो कार्यकारी पदार्थ है पेट्रोल वो जला, जलने से क्या होगी, जलने से उसमें कुछ हीट उत्पन्न होगी। तो मोटरसाइकिल में कुछ सिलेंडर लगे होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम सीसी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो हीट उनके पास जाएगी तो वो सीसी जो है से उछलेंगे, उछलेंगे तो वो आर्मेचर कार्य करेगा, आर्मेचर कार्य करेगा तो वो मोटरसाइकिल चलेगी। यानी कुछ हीट से बाहर कुछ मैकेनिकल वर्क हो गया और कुछ जो है वो पेट्रोल जैसे जैसे जलेगा तो उसके जो बाहर का जो वातावरण है वो कुछ गर्म हो जाएगा। उसका जो भी पात्र होता है, जो भी जिसमें पेट्रोल डलता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे हम मोटरसाइकिल किसी भी जो इंजन वाला पार्ट होता है उस पर हाथ लगाते हैं तो गर्म मिलता है। तो कुछ ऊष्मा जो है वो इसके द्वारा, सिंक के द्वारा बाहर आ जाती है, यानी परिवेश में आ जाती है। उससे जो आपका आवरण लगा होता है वो गर्म होता है और वो गर्म हो रहा जो है वो इसी ऊष्मा की वजह से गर्म हो रहा है, Q2 ऊष्मा की वजह से। ठीक है, तो Q1 ऊष्मा उसने ली और कुछ कार्य बाहर कर दिया, मोटरसाइकिल चल गई, और कुछ ऊष्मा जहां पर इंजन गर्म हो रहा है वो ऊष्मा इसी ऊष्मा के कारण हो रहा है। ठीक है, तो Q1 ऊष्मा लेता है T1 टेम्परेचर से, W वर्क करता है और Q2 ऊष्मा वापस कर देता है। ठीक है, अब देखो यहां से इसने ली तो ऊष्मा केवल Q1 ही है और काम W भी कर दिया और ऊष्मा भी दे दी, यानी इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, यानी Q1 इज इक्वल टू होगा W प्लस Q2। अगर वर्क निकाले डन वर्क तो डन वर्क हो जाएगा Q1, इसको इधर ले आओ माइनस Q2, ये आपका डन वर्क हो गया। ठीक है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब हम ऊष्मा इंजन की दक्षता पढ़ते हैं। ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है, दक्षता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ईटा से। किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। ठीक है, ईटा होता है किया गया कार्य वह ली गई ऊष्मा, यानी W कार्य किया गया तो किया गया कार्य, ली गई ऊष्मा कितनी ली, Q1, तो ली Q1, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, W बट्टा Q1। ठीक है, W बराबर क्या है, Q1 माइनस Q2, तो W की जगह Q1 माइनस Q2 लिख दो, Q1 माइनस Q2 बट्टे में क्या है Q1 को अलग अलग लिख दो, तो ईटा बराबर Q1 बट्टे Q1 इज इक्वल टू हो गया 1, तो इसको हटा करके 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसको इसके अलग रखा तो 1 और बट्टे Q2 बट्टे Q1। अब देखो, अब यहां पर देखो, यदि इसने Q1 ऊष्मा ली और सारा का सारा जो है, सारी की सारी ऊष्मा जो है वो वर्क में लगा दी, यानी ऊष्मा Q2 जो है वो सिंक के पास गई नहीं, इंजन जो है वो गर्म हुआ ही नहीं, सारा का सारा ही जो ऊष्मा है वो केवल और केवल वर्क में चली गई। जो Q2 का मान आया है वो आपका आया 0। जब Q2 शून्य हो जाए तब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब Q2 शून्य हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है ईटा बराबर है 1। ये ईटा बराबर 1 जो है कभी भी संभव नहीं हो सकता, यानी ऐसा कोई भी इंजन नहीं बन सकता है जो ली गई ऊष्मा को पूरा का पूरा कार्य में बदल दे और बाहर कुछ भी नहीं जाए, बाहर कुछ भी नहीं जाए। क्या आपने कभी सोचा ऐसा कोई ऊष्मा बन सकता है, कोई इंजन बन सकता है? सोचो, ऐसा बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे ही वो पेट्रोल जलेगा तो कुछ जो हीट है वो उसके बाहर वाले आवरण को गर्म करेगी ना, तो कुछ तो जो है वे होगी। ठीक है, कुछ तो वेस्ट जाएगी और वो वेस्ट जो है Q2 का मान होगी, यानी ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जिसमें Q2 बराबर 0 हो, जिसकी दक्षता 1 हो, और जिसकी दक्षता 1 हो जाए वो जो है आइडल इंजन माना जाता है। क्या माना जाता है? आइडल इंजन माना जाता है, आइडल इंजन माना जाता है। ठीक है, और किसी भी इंजन की जो दक्षता है वो 1 से छोटी होती है, ये बात ध्यान से रखना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, किसी भी इंजन की दक्षता 1 से छोटी होती है। जिसकी इंजन की दक्षता 1 होती है वो आपका आइडल इंजन होता है, और वो संभव नहीं होता है। जैसे आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊष्मा इंजन की जो है दक्षता होती है 1 माइनस Q2 बटा Q1।
ठीक है। और ये लास्ट में जो है जैसे हम कार्नोट इंजन पढ़ेंगे तो उसमें एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन के द्वारा हम Q2 बटा Q1 की जगह 1 माइनस T2 बटा T1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, टी टेम्परेचर, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कार्नोट इंजन में। ठीक है, जैसे आप देखेंगे वीडियो लगातार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम सिद्धांत देखते हैं, यानी इसका जो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि वो इतना जरूरी नहीं है क्योंकि आपने मुख्य भाग पढ़ लिया तो अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, उष्मा इंजन क्या करता है, T1 टेम्परेचर पर अनंत उष्माधारिता वाली उस सोर्स से, उस स्रोत से Q1 उष्मा लेता है और कुछ उष्मा को कार्य में बदल देता है और कुछ उष्मा सिंक को या परिवेश को मुक्त कर देता है। ठीक है, वापिस से इंजन अपनी अवस्था में आता है, वापिस से इसे Q1 उष्मा लेता है, कुछ वर्क करता है और कुछ Q2 जो है वो परिवेश को दे देता है और यही प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, इस तरह से उष्मा इंजन आपका काम करता है। ठीक है, मोटरसाइकिल के अंदर क्या होता है, मोटरसाइकिल में अंदर जैसे हम क्लिक मारते हैं तो उसमें चिंगारियां उत्पन्न होती है और चिंगारियां उत्पन्न होने के कारण जो पेट्रोल है वो आग पकड़ता है, आग पकड़ने के कारण क्या वो जलता है, यानी अब पेट्रोल जो है वो कार्यकारी पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है, वर्किंग मैटर के रूप में। तो जैसे जैसे जलेगा तो कुछ हीट बाहर आएगी यानी जो बाहर वाला वातावरण वो गर्म होगा, यानी वो तो है सिंक। और कुछ उष्मा जो है जैसे वो जलेगा तो कुछ उष्मा उसके अंदर छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं जिन्हें हम सीसी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमारी जो बुलेट है वो 250 सीसी की आती है, तो उस सीसी का मतलब कुछ छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं। वो सिलेंडर जैसे उनके पास उष्मा जाती है तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करने पर वो आर्मेचर ऐसे घूमता है। ठीक है, वो आगे की प्रोसेस है। ठीक है, इंजीनियरिंग में से कुछ आता है। ठीक है, और फिर वो बाइक जो है चलने लग जाती है और इस तरह का प्रोसेस होता है मोटर बाइक के अंदर। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी हमने निकालनी है, दक्षता बराबर होता है, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, ये किए गए कार्य बटा ली गई उष्मा के बराबर होता है, यानी W बटा Q1 के, और ईटा बराबर हो जाएगा W बराबर हमने यहाँ पर पढ़ा है Q1 माइनस Q2। ये कैसे आया, ये आपको समझ में आया। देखो, हमने उष्मा तो केवल इतनी ही ली थी, हमने ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, यानी इन दोनों का योग इसके बराबर है, इसलिए हमने ये निकाल दिया, इसको इधर भेजा फिर ये निकल गया। तो किया गया कार्य क्या गया, 1 माइनस Q2 बटा Q1। और ये भी याद रखना, किसी भी इंजन की दक्षता एक से अधिक या एक नहीं हो सकती, एक हो गई मतलब वो आइडल है। ठीक है, एक से छोटी है तब वो सही है। ठीक है, न्यूमेरिकल है, छोटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक, ये जो एफिशिएंसी है ये इंपॉर्टेंट है। और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रशीतक, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोज। आगे की वीडियोज में हम प्रशीतक पढ़ेंगे, फिर हम थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और फिर कुछ मैं 10th क्लास के लिए धमाकेदार लाऊंगा, वो आप जरूर देखना। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार अपना प्यार